नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एस वीडियो एग्जाम की यहाँ पर तैयारी चल रही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर से आपसे स्टार्ट है, पूछा गया है निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाण काल से संबंधित है। देखिए नवपाषाण काल से संबंधित आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, इस तरीके से आपके दिए गए हैं और आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बुर्ज होम कश्मीर, दमदमा कोल्ड हवा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार और ब्रह्मगिरी एवं मास्की जो है कर्नाटक। देखा जाए दोस्तों तो ये सारे के सारे जो पूरा स्थल है आपके नवपाषाण काल से ही संबंधित है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा 1 2 3 4। बिल्कुल यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हमारे बीच दे दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से है ना कर यहाँ पर लिखा हुआ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया जाने वाला कर आपको बताना है। 82 नंबर का कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 82 नंबर का यहाँ पर आपका डी नंबर होगा। ये सभी खराज एवं खुम्स, जजिया एवं जकात और सुर्ब यानी सिंचाई कर, यानी ये सभी के सभी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ये प्रश्न देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए दोनों चीजें आपसे पूछ लिया गया है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए 1857 की बात हो रही है, जब देश आजाद हुआ था तब की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग तो आपके थे, ये तो कंफर्म हो गया। विंस्टन चर्चिल नहीं थे क्योंकि वो तो जब देश आजाद हुआ था तब थे वो। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर होगा पामस्टन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाँ उस समय पामस्टन आपके प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी आपका माना जाता है। तो इसमें से देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। देखिए महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं तो 1917 में सभी लोगों को पता ही होगा चंपारण यानी बिहार से इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल सही आंसर है। 84 नंबर का आपका ए नंबर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम बताना है। देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 85 नंबर। किसी तारे के जीवन चक्र का जो क्रम है वो आपको बताना है। तो देखिए पहले आपका लाल दानव होगा, उसके बाद श्वेत वामन, फिर सुपरनोवा विस्फोट, फिर लास्ट में आपका न्यूट्रॉन तारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, पहला ही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा यानी लास्ट में सबसे आपका आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। अपवाह यानी बहने की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, बताना है आपको। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अमेजन नदी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, याद रखिए। यहाँ पर देखिए 87 नंबर में आपको कमेंट करना है और जवाब बताइए क्या होगा। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बनिहाल दर्रा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर, ए बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए बनिहाल दर्रा जो है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है विजिबल लाइट रेज यानी जिसे आप दृश्य प्रकाश कहते हैं कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है आपकी सर्वाधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर लॉक करिए और बताइए यहाँ पर जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, नारंगी, नीले और लाल, हरे, इनमें से अगर हम बात करते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। लाल रंग तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आपका क्या होता है नीले रंग में, इसके बाद आपका हरे रंग में सबसे न्यूनतम होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है। 89 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है और बता रहे हैं, कह रहे हैं अनुच्छेद नंबर 21 का ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखिएगा भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित किया गया। कब पारित किया गया दोस्तों, 2009 में पारित किया गया।
और इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ? यहाँ पर लागू इसे कर दिया गया। ठीक है ना? लागू करने की बात कहेंगे तो 1 अप्रैल 2010। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर 90 नंबर का क्या होगा? 90 नंबर का देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है। देखिए अब तो नीति आयोग जानते ही हैं, योजना आयोग की जगह आया हुआ है और इसका जो गठन है आपका 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष जो आपके हैं, मोदी जी होते हैं, सभी को पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पर आंसर बताइए 90 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होना चाहिए? और बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का विस्तारित रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा यहाँ पर ये सभी। हाँ, देखिए आपको एक बताना है, एक प्रश्न हम आपको कमेंट में आपको छोड़ के मतलब दे रहे हैं, आप बताइएगा। नीति आयोग के यहाँ पर सीईओ और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ना? ये दोनों प्रश्न हमने कई बार करंट अफेयर्स में करवाया है। तो ये दोनों प्रश्नों का आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के सीईओ कौन है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है। 91 का यहाँ पर जवाब क्या होगा? और 91 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं सर जी बी नंबर को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही है। प्रसार के साथ बेरोजगारी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, बहुत बार रिपीट हो रहा है बार-बार। वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाए? जब आप गाड़ी वगैरह रोड में देखे होंगे चलता है, तो एक आपका साइड में एक शीशा लगा होता है, उससे हम क्या करते हैं, पीछे आने वाली गाड़ियों को देखते हैं। तो पूछा गया कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 92 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है और जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखिए, दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, जिससे पीछे आ रही वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा, छोटा, उल्टा, वास्तविक, छोटा, उल्टा, वास्तविक याद रखेंगे। और इसमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है उत्तल दर्पण। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा। गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पर बताइए। 93 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो ये गलने की जो प्रक्रिया होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। संगलन का मतलब होता है फ्यूजन, है ना? फ्यूजन कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्यूजन नहीं लिखा हुआ है, संगलन लिखा हुआ है। संगलन वाला आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राणी, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर बताना है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है ना? और जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा यहाँ पर प्राणी जो है सबसे बड़ा संघ है। तो आपके दिमाग में याद आ गया होगा, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा है, ठीक है ना? आर्थ्रोपोडा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। किसी वस्तु की विराम अवस्था, यहाँ पर रिक्त स्थान है और लिखा हुआ है चाल की अवस्था माना जाता है। हाँ, यहाँ पर देखिए किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य अवस्था, ठीक है ना? तो किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। देखिए विराम अवस्था, जब तक किसी वस्तु पर अगर कोई आप बाइबल नहीं लगाएंगे तो उसी उसी स्टेज में रहेगा, विरामी अवस्था में रहेगी ना, तो वही शून्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न हमने कई बार कराया, रिपीटेड प्रश्न है। और यहाँ पर आपका जवाब बताया जा रहा है। जो आपके प्रसिद्ध खगोलविद थे, जर्मनी के थे, गणितज्ञ भी थे आपके, उनका नाम क्या था? कैपलर नाम था, जॉन कैपलर पूरा नाम था। तो कैपलर के नियम से आपका रिलेट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? देखिए 2028 के ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे आपको बताना है। और जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं यूएसए के एक शहर है लॉस एंजल्स, है ना? यूएसए में ही पड़ता है एक शहर है लॉस एंजल्स, वहीं पे आपका किया जाएगा। और बिल्कुल सही है। और 2024 में अगर हम बात करेंगे, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 4-4 साल के अंतराल पे होते हैं। तो ये आपका कहाँ पर होगा? ये आपका होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है ना? फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न होंगे, याद रखिएगा। और 2028 का आपका यूएसए, और यूएसए किस शहर में होगा? लॉस एंजल्स शहर में आपका किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेगिस्तान रहित महाद्वीप यहाँ पर बताइए कौन सा होगा? रेगिस्तान देखिए रहित अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका यूरोप है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा एशिया है और दूसरे नंबर पे जो कॉन्टिनेंट आपका होता है महाद्वीप, वो आपका यूरोप ही आता है। भारत में बनी पहली 3D फिल्म कौन सी है? देखिए 3D फिल्म की बात पूछी जा रही है और ये एक मलयालम फिल्म थी, याद रखिएगा। इसका जो निर्देशन था मूवी का 1984 में हुआ था। इतना हमने आपको बता दिया, मलयालम फिल्म है। 1984 में आपकी रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक थे आपके जीजो पुनेजे थे। अब बताइए इस फिल्म का नाम क्या है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही बताया जा रहा है, माई डियर कुट्टी चातन, है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 99 का आपका राइट आंसर आपका डी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, डी नंबर ही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है? देखिए ज्वार भाटा में आपने देखा होगा जो समुद्र की जो लहरें होती हैं,
आगे बढ़ती है फिर पीछे को लौटती है, इन्हीं को ज्वार भाटा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 नंबर का आपका जवाब बताइए क्या होगा? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रमा और सूर्य की जो पारस्परिक जो गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षण शक्ति होती है ना, उसी की वजह से ऐसा होता है। समुद्र जल का जो ऊपर उठता है ना भाग, उसको हम कहते हैं ज्वार, जो नीचे गिरता है उसे हम भाटा कहते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का समुद्र पर अत्यधिक आपका प्रभाव भी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए 100 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है और कह रहे हैं सी नंबर होगा। यहाँ पर सूर्य का आकर्षण भी है और चंद्र का आकर्षण, दोनों डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। या एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 101 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है डी नंबर को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है सोनल मानसिंह। सोनल जो मानसिंह है, ये प्रसिद्ध आपके ओडिसी नर्तक है, याद रखिएगा। ये ओडिसी नृत्य के साथ भरतनाट्यम में भी आपके एक्सपर्ट है, ठीक है ना। 1992 में याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सोनल मानसिंह को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एओ होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 102 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताना है। यहाँ पर बताया जा रहा है एओ होम ने किया था 1885 में, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, एओ होम 1800, हाँ 85 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? 103 नंबर तक की देखिए जवाब देना है। काटो जलाओ कृषि जो आपकी है ना, इसको हम कहते हैं झूम खेती। क्या कहते हैं? झूम खेती है। और झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि होती है, जिसमें पहले वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और भूमि को उपकरणों से साफ कर बीज भी बो दिया जाता है। इस तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 103 नंबर का डी नंबर। जिनका भी जवाब आ रहा है समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन-सी गैस होती है? 104 नंबर बताइए। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन-सी गैस होती है? 104 नंबर देखिए यहाँ पर कमेंट करना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ, 104 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं हीलियम। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हीलियम होगा, है ना? हीलियम बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। विज्ञापन, नामपट्ट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए विज्ञापन, नामपट्ट और सजावटी रोशनी में जो गैस गैस प्रयोग होती है, कौन सी है? ये प्रश्न भी हमने कई बार करवाया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें आपकी कौन सी गैस होती है? नियान गैस होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बी नंबर होगा। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन-सी है? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी सिंचाई नहर की बात हो रही है। तो सिंचाई नहर की अगर हम बात करेंगे, तो ये आपकी कौन-सी है? आपको बताइए 6 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी कैनेल, है ना? इंदिरा गांधी कैनेल जो है बिल्कुल आपकी सबसे बड़ी है और इसका पुराना नाम पहले क्या था? राजस्थान नहर था, ठीक है ना? अब इंदिरा गांधी नहर है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये नहर जो है पंजाब और राजस्थान को जल की आपूर्ति भी करता है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की? है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? हाँ, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताइए, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की? 107 नंबर। और 107 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं ए नंबर होगा। बिल्कुल सही है, पिंगली वेंकैया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, पिंगली वेंकैया। पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है ना? यहाँ पर देखिए 108 नंबर का जवाब देना है। तो ये प्रश्न तो देखिए सभी को याद होना चाहिए। पृथ्वी जो है, जो पूरा एक चक्कर लगाती है 23 घंटा 56 मिनट और आपके 4 सेकंड, है ना? ये आपकी घूर्णन आपकी अवधि हो गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? 109 नंबर बताइए। तो ये सौंपता है भारत के आपके 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है ना? द्रौपदी मुर्मू है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को सौंपता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। लाल मिट्टी सामान्यतया किन राज्यों में पाई जाती है? 110 नंबर बताइए। ठीक है, लाल मिट्टी जो आपकी है ना, हाँ, इसमें देखिए इस मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। लाल मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है, कमी होती है एक तरीके से कह सकते हैं। और ये किन-किन राज्यों में पाई जाती है? ये राज्य आपके हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, है ना? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यानी साउथ के ही हैं स्टेट, वहीं पर आपकी पाई जाती है। 110 नंबर का आपका विकल्प नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 111 नंबर देखिए आपको बताना है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 111 नंबर का कमेंट करिए। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है 33, है ना? कितने सदस्य हैं? 33 हैं। 111 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान तैयार करने के लिए
गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना। यहाँ पर देखिए 112 नंबर का जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर हम बात करते हैं इसके, अगर बात करते हैं पहले अस्थायी जो अध्यक्ष आपके बने थे वो आपके बने थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, उसके बाद 9 दिसंबर को बने थे और 9 मतलब 11 दिसंबर को जस्ट 2 दिन बाद आपके ये बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ 112 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पर सी नंबर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा, है ना। 113 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। और जवाब हमारे बीच आ चुका है, समवर्ती सूची में किसी भी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में केंद्र कानून प्रभावी होगा, है ना। यानी केंद्र द्वारा जो कानून बनाया जाता है वही मान्य होगा, ये आपको याद रखना है। 113 नंबर का यहाँ पर जवाब यहाँ पर क्या होगा, केंद्र कानून प्रभावी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हाँ मान लीजिए कोई मतभेद हो जाता है तो उसमें समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बना सकते हैं ना, केंद्र और राज्य। देखिए राज्य सूची में भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है ना। आर्टिकल नंबर 249 आपने पढ़ा होगा उसके तहत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। यहाँ पर देखिए कल का प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, कल करवाया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। एक बार ये भी पूछा गया था कब किया था, तो 1897। देखिए ये भी डेट आपको याद रखना है, कब किया गया था, 1897 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बताइए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। 115 नंबर का देखिए जवाब देना है, जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं हाँ चंदेल शासकों ने, बिल्कुल बात सही है, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन है, कौन था। देखिए 116 नंबर में आपको कमेंट करना है, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का जो संस्थापक है वो आपके कौन थे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है 116 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। हाँ विजयालय बिल्कुल सही है। अब विजयालय तो लिखा नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा डी नंबर, है ना। विजयालय याद रखिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं विजयालय, ठीक है ना, विजयालय। ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों, तो इसको आप मान के चलिए इनमें से कोई नहीं वाला आपका सही होगा। अजंता एवं एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां एवं भित्ति चित्र मिलते हैं। 117 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। अजंता एवं एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में हिंदू, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां तथा भित्ति चित्र मिलते हैं, याद रखिएगा। और ये गुफाएं आपकी महाराष्ट्र स्टेट में स्थित हैं, और वहाँ महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 117 नंबर का यहाँ पर हमारे बीच कमेंट आ चुका है। हाँ डी नंबर ये सभी होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 118 नंबर का कमेंट करिए। और ये आपकी है करनाल जिले में स्थित है। करनाल कहाँ पे पड़ता है, करनाल आपका हरियाणा में, ठीक है ना। कौन सी स्टेट में पड़ता है, हरियाणा, हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर आपका होगा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। और ये पूछा गया है कि आचार्य जो विनोबा भावे थे उन्होंने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था ना। कौन सा गांव था, पोचमपल्ली, ये तेलंगाना में पड़ता है। लेकिन स्टार्ट डेट पूछा गया, ये डेट आपकी 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल यहाँ लिख दे रहे हैं पूरी डेट, 18 अप्रैल 1951, 1951 को शुरू किया गया था भूदान। यहाँ पर देखिए 119 नंबर का आपका ए होगा, नहीं नहीं 1951 है, 52 नहीं होगा, ए नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। यहाँ पर देखिए मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है ना। मधुमक्खियों का देखिए पालन क्या कहलाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। इसे हम कहते हैं एपी कल्चर, क्या कहते हैं, एपी कल्चर। ठीक है, रेशम के कीड़ों को पालने को कहते हैं सेरीकल्चर, याद रखिएगा। और मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका एपी कल्चर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए एक कल प्रश्न हमने करवाया था कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो जो तीसरे नंबर के आपके बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो आपके प्रथम थे। कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जबकि ये आपके 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के थे, 11वें नंबर के थे। और इनका अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो 2002 से लेकर 2007 तक था, ठीक है ना। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल कितने कौन कौन से समय था, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर के थे, और कार्यकाल इनका 2002 से लेकर 2007 के दरमियान था। और इन्हीं को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की मतलब नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर देखिए 122 नंबर का आपको कमेंट करना है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। बिल्कुल सही है, जो इस पद पर उन्होंने वो 1948 से लेकर, है ना, 1948 से लेकर आपके 1966 तक आपके रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, एच जे भाभा। ऑप्शन नंबर 122 नंबर का यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है।
आर्य समाज के संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी प्रश्न देखिए कई बार हमने कराया है। और इसमें एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि आर्य समाज के जो संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती तो हैं, लेकिन उन्होंने स्थापना इसे कब किया था, डेट भी याद रखिएगा। अब इसके पहले एक प्रश्न करवाया था, उसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा गया था, इसकी भी डेट याद रखिएगा 1875, ठीक है ना, डेट याद रखेंगे 1875 में, 1875, ठीक है ना, 1875। हाँ बिल्कुल सही है। सबसे कम आयु में भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी कौन है, 124 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो खिलाड़ी की बात करेंगे तो आपके 2014 में इन्हें मिला था। अब बताइए कौन है भारत के मास्टर ब्लास्टर, है ना, शतकों के शतक लगाने वाले, क्रिकेट के भगवान, इतना सब हमने आपको हिंट दे दिया, अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा, सचिन तेंदुलकर। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, 125 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर से दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को आप अरावली पर्वत श्रेणी के नाम जानते हैं, और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, ये भी याद रखिएगा, अरावली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, देखिए यहाँ पर बताना है वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन आपके हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। 126 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फार्मूला होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, ये वायु प्रदूषक आपके नहीं है। हाँ, ये एक आपकी लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस है, याद रखिएगा, हंसाने वाली गैस, जिसे आप लाफिंग गैस कहते हैं, है ना, इस गैस को सुंघा देंगे तो आप हंसते ही रह जाएंगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, 127 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं जहांगीर, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, जहांगीर ने से सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान किया दिया था, सूरत। तो यहाँ पर आपको जहांगीर लगा देना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है, देखिए 1 जनवरी 2015 को कार्यरत है, वो योजना आयोग की जगह पे आया हुआ, हमने अभी बताया था इसके पहले। और हमने आपसे ये भी कहा था कि इसका कमेंट में आप बताइएगा कि योजना सॉरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान में, और सीओ कौन है। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, सभी को पता है ना, तो उपाध्यक्ष और आपको सीओ, ये दोनों चीजें आपको कमेंट में बताना है। लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता था, ठीक है ना। देखिए प्रश्न कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ओल्ड प्रश्न काफी पुराने पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि थोड़ा बहुत डाटा आपको पुराना भी याद रखना है। लंदन ओलंपिक जब 2012 में हुआ था ना, उस समय रजत पदक महिला मुक्केबाज मतलब किसने जीता था, आपको बताना है, 129 नंबर। तो हो सकता है काफी लोगों को प्रश्न नहीं याद आ रहा होगा, हम बता दे रहे हैं, ये जो आपका जीता था ग्रेट ब्रिटेन की आपकी थी निकोला एडम्स, याद रखिएगा उनका नाम क्या था, ब्रिटेन की थी ये निकोला एडम्स, उन्होंने जीता था, ठीक है ना, लंदन में। और निकोला एडम्स जीता था। उन्होंने भारत की जो मैरी काम थी ना, उनको 6-11 से हराया था, ठीक है ना, मैरी काम जो भारत की है जानते ही होंगे, उनको हराया था इस तरीके से। मैरी काम को केवल कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत, हाँ सुमन के वेरी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और सीओ परमेश्वर अय्यर, हाँ देखिए अब जवाब आया है, बिल्कुल सही है। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 130 नंबर। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था प्रोफेसर जेबी क्लार्क ने किया था, याद रखिएगा, जेबी क्लार्क, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्लार्क लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया था कि लाभ जो है स्थिर समाज की वस्तु न होकर गतिशील समाज में ही उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ये आपका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्लार्क लगा देंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कल ही क्लास में अभी करवाया था हमने, पहला आपका एशिया और दूसरा आपका कौन सा है बताइए। दूसरा यहाँ पर जो महाद्वीप है आपका सबसे बड़ा, अगर हम बात करेंगे एशिया सबसे बड़ा है, और यहाँ पर अफ्रीका बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो देखिए 2011 के बाद तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वो तो हर साल आपको पता ही है कि आपकी देखिए 1900 सॉरी 1881 है, यहाँ 1881 से क्या हुआ था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन का उस समय शासनकाल था, तो उन्होंने कहा कि देखो अब जो होगी जनगणना, अब एक नियम से होगी और 10-10 साल के अंतराल पे होगी। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना 10-10 साल के अंतराल पे आपके शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब पूछेंगे अगर सबसे पहले कब हुई थी, तो सबसे पहले तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल के टाइम टाइम पे 1872 में हुई थी, है ना, 1872 में पहली बार हुई थी, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं था। लेकिन यहाँ पर नियमित अंतराल पे अगर हम बात करेंगे 10-10 पे, तो वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपकी शुरू हुई थी, और 10-10 वर्ष पे, ऑप्शन नंबर सी। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है, देखिए ब्लड ग्रुप ओ जिनका भी है ना, अब समझ जाइए यहाँ पर बड़ी दिक्कत की बात होती है, जिनका ओ ग्रुप होता है वो डोनर होते हैं और सभी को दे सकते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। बस समस्या यही है कि ब्लड रक्त ग्रुप ओ वाला ही ओ को दे सकता है और ले सकता है ना। हमारे इसमें ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, हमारा ओ पॉजिटिव है
है ना, हमारा ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव है, तो हम ओ वाले को ही दे सकते हैं और ओ वाले से ही ले सकते हैं, ठीक है ना, और किसी से नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण गोला गए थे, है ना, 134 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है जवाब, कह रहे हैं हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 134 नंबर का यहाँ पर कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है यही गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, नहीं नहीं बिंदुसार नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे ना उनका नाम बिंदुसार था। देखिए एक बिंदुसार है, एक आपका बिंबसार है ना, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, बिंबसार, ठीक है ना, एक बिंदुसार एक बिंबसार। देखिए बिंबसार जो है आपके थे हर्यक वंश के संस्थापक थे, ये किसके थे, हर्यक वंश के। अब देखो याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, चंद्रगुप्त में आधा ना आया ना, तो बिंदु में भी आधा ना आया, तो समझ जाओ ये इनके बेटे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार, ठीक है ना। लेकिन जब बिंबसार लिखा होगा यहाँ आधा में आता है, बिंबसार ये आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे, तो बिंबसार बिंदुसार में कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, 135 नंबर का जवाब क्या होगा, ऐसे घने धूसरी बादल जो वर्षा करते हैं उन्हें हम वर्षा स्तरीय मेघ कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 135 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और जवाब हमारे बीच आ चुका है, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, वर्षा स्तरीय मेघ, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है ना। एम्फोटेरिक पदार्थ जो है अम्ल और क्षार दोनों रूप में क्रिया करता है, एसिड और बेस जिसे आप कहते हैं, अम्ल क्षार अम्ल क्षार अम्ल क्षार दोनों, ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। अब देखिए एक बार हमने प्रश्न में करवाया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी, है ना, 1923 में हुई थी। लेकिन अब ये पूछ लिया गया किस स्थान पर हुई थी, अब स्थान की बात हो रही है। हाँ अब देखिए कमेंट में आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, है ना। हालांकि हमने डेट बता दिया, एक प्रश्न आपको भी बताना है, और क्या कहते हैं किस स्थान पर हुई थी, ये आपको, ये तो प्रश्न ही पूछा गया है, तो ये आपकी हुई थी इलाहाबाद, अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया है ना, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज आपका हो गया है, सभी को पता ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए 138 नंबर के जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 138 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं ए नंबर होगा 1922, है ना, बिल्कुल सही है। देखिए स्वराज पार्टी से पहले ही एक दिन मान लो, एक 1922 1923 एक साल पहले ही उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन आपका किया गया था। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की, 139 नंबर के देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, और ये किया था आपका राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है वर्ष 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। देखिए 1937 की बात हो रही है, उस समय जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं 140 नंबर कह रहे हैं सर जी, ए नंबर होगा। चलिए ए नंबर होगा, रफी अहमद किदवई, है ना, रफी अहमद किदवई बिल्कुल सही है ना, रफी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 140 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका। एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। देखिए जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो आपकी खुदाई चल रही थी उस समय जो प्रभारी थे वो आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। बिल्कुल देखिए करेक्ट जवाब हमारे बीच आ चुका है, 81 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर जो खुदाई का जो अगर हम बात करें 1921 में और 1922 में प्रारंभ हुआ, 1921 में आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, और जिसकी खुदाई आपकी राखाल दास बनर्जी व मार्टिन व्हीलर ने करवाया था, और हड़प्पा की जो खुदाई है एमएस आपके वत्स से दयाराम साहिनी थे, ये सब लोगों ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रभारी पूछा गया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, देखिए लोधी वंश आपने पढ़ा होगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, है ना, तुगलक वंश और लोधी वंश, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। सैयद वंश फिर आपका आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश जो होता है उसमें देखिए इसकी संस्थापक आपके थे बहलोल लोधी, और लास्ट जो इसके लोधी वंश के जो शासक थे आपके कौन थे, याद रखिएगा इब्राहिम लोधी थे, ठीक है ना, लास्ट में इब्राहिम लोधी थे। और यहाँ पर सिकंदर लोधी इसके बीच में आते हैं, ठीक है ना, सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो क्रम होगा बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, यानी ये अंतिम थे आपके लोधी वंश के शासक, और बहलोल लोधी आपके प्रथम थे, मतलब इनके संस्थापक थे लोधी वंश के, और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो इससे कई सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं।
तीन ही देखो आपको अच्छे से नाम याद रखना है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें से आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे 1857 में, तो देखिए कानपुर का यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है बख्त खां। सभी को पता है कानपुर का जो नेतृत्व कर रहे थे आपके नाना साहब कर रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे आपका सुमेलित आपका सी नंबर ही नहीं है। अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। देखिए कामागाटा मारू जो है कई बार हमने कराया है प्रश्न ये। देखिए बाबा जो गुरदीप सिंह थे उन्होंने क्या सोचा कि चलो चलते हैं कनाडा, तो उन्होंने एक जहाज जापान से किराए पे लिया था, उसका नाम क्या है था, कामागाटा मारू। लेकिन जैसे ही कनाडा पहुंचे, तो कनाडा पहुंचने से पहले उनकी अनुमति नहीं मिली, बोले भैया आपको एंट्री नहीं होगी, तो वापस लौटा। इसी को फिर यहाँ पर काफी लोग नाराज हो गए, विद्रोह हुआ, इसी को कामागाटा मारू घटना आपका कहा जाता है। 1914 में घटना घटी थी। अगला प्रश्न है हमारा, अपसौर अथवा सूर्योच्च यानी अपसौर, इसी को हम सूर्योच्च भी कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तभी आपका अपसौर होता है। एक आपका नाम होता है उपसौर। अपसौर उपसौर, देखिए जब अधिकतम बात हो रही है और जब न्यूनतम, है ना, जब न्यूनतम दूरी बात होती है तब आपका उपसौर होता है। ये आपका 3 जनवरी को है। अपसौर पूछा गया है तो 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए उपसौर और अपसौर, अपसौर क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के जो बीच दूरी होगी ना मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, उसे अपसौर कहेंगे। जब न्यूनतम होती है वो 3 जनवरी को होती है। ये प्रश्न इसका एग्जाम में कई बार आपका बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, और जवाब हमारे भी देखिए आ चुका है। वीडियो को देखिए लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, कह रहे हैं सुएज नहर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ देखिए सुएज नहर कहते नहीं है, भूल सुएज नहर को भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब होता है ये भूमध्य सागर और लाल सागर, है ना, लाल सागर के मध्य स्थित है, याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। भूल, भूल से मतलब भूमध्य हो गया, ला से क्या हो गया, लाल सागर, तो भूल जाओ। तो ये ट्रिक होती है, तो लाल सागर और ये आपको भूमध्य सागर याद रखना है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। 87 नंबर में देखिए आपको बताना है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आपका अनाईमुडी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाता है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 88 नंबर का कमेंट बताइए यहाँ पर क्या होगा। 88 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है बी और सी दोनों बिल्कुल सही है, विषाणु यानी वायरस और कवक। पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाता है। कवक और विषाणु दोनों कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत है निर्णायक होगा और ये उसका प्रयोग करेगा। 89 नंबर का यहाँ पर जवाब यहाँ पर क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है। देखिए उस समय लोकसभा का जो अध्यक्ष उसी का मत निर्णायक होगा जब ये बराबर होगा, और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद नंबर आपका है 100, आर्टिकल नंबर 100। 89 नंबर का देखिए यहाँ पर डी नंबर बताया जा रहा है, डी नहीं होगा, यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, है ना। 90 नंबर का देखिए आपको बताना है। देखिए ये आपका 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, है ना, गरीबी हटाओ का नारा आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 5वीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी नंबर लगा देना है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, राइट आंसर बिल्कुल सही है, 90 नंबर का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। देखिए 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं। पहला पॉइंट में आपका लिखा हुआ है, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, मुद्रा स्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको बताना है इनमें से कथन आपका सत्य कौन सा है। हाँ यहाँ पर देखिए 91 नंबर का जवाब हमारे बीच बताया जा रहा है, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का जो मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुओं के मूल्य गिरेंगे। कन्फर्म है, ये बात तो सही है। मुद्रा स्फीति के समय मुद्रा का मूल्य क्या करेगा, गिरेगा, तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको लगाना है, फर्स्ट और सेकंड, यानी सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे हम क्या कहते हैं। अगर लोहे को मान लीजिए आप ऐसे खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो उसमें भूरी परत देखा होगा जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए इससे आसान प्रश्न उम्मीद क्या कर सकते हैं, उसे हम जंग कहते हैं, है ना। और जंग यानी लोहे में आपने देखा होगा
जिंक की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन जिसे कहते हैं, है ना, जंग से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका, यहाँ पर डी नंबर होगा, जंग लग जाता है, भूरा भूरा कलर का होता है। और एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अगर लोहे पर अगर जंग लग जाए तो लोहे का भार में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लोहे का जो भार होगा ना वो बढ़ जाता है, जंग लगेगा तो कन्फर्म उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? 93 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। और हाँ, देखिए जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ना, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, है ना, ज्वलनशील। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो देखिए ये प्रश्न तो कई बार हमने कराया है। हाँ, ये जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाती है, और ये हड्डी का नाम है फीमर हड्डी, ठीक है ना। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना, स्टेपिस होती है। स्टेपिस कहाँ पर पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी अगर हम बात करेंगे तो कान में सबसे छोटी स्टेपिस होती है। और यहाँ पर फीमर होती है, जांग में होती है सबसे बड़ी हड्डी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, पेट यानी पीईटी, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुत सुपरिचित प्रकार है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। देखिए वो ये पेट वो वाला मत समझिएगा कि पीईटी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, है ना। चलिए 95 को देखिए आपको जवाब देना है। और ये एक तरीके का प्रकार का क्या होता है, ये पॉलिस्टर होता है, ठीक है ना, पॉलिस्टर होता है, और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, बोतल बनाने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी नंबर आपका होगा। नहीं नहीं, 95 का सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें यहाँ पर रिक्त स्थान है में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। देखिए यहाँ पर 96 का आपको जवाब देना है। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, है ना, 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। स्वयं को सिकंदर आसानी यानी दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? 97 का देखिए आपको जवाब देना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए अलाउद्दीन खिलजी का आपने नाम सुना होगा। 1296 से लेकर इनका जो कार्यकाल था 1296 से लेकर 1316 तक था। और यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं, 1296 से 1316 तक था। सिकंदर आसानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी और अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। 97 का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कई बार करवा चुके हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 98 का बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करेंगे। स्थापना आपकी हुई थी 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी, याद रखिएगा। 1951 में आपका हुई थी। अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन जो है सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ था किस सन में हुआ था, तो वो भी आपका 1951 में ही आपका हुआ था। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? 99 का देखिए बताना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम कई बार हमने बताया, थायमीन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। इसकी कमी से मनुष्य में क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है ना, बेरी बेरी आपका ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का आपका होता है, रेटिनॉल विटामिन डी का होता है। 100 नंबर देखिए आपको बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की जो संस्थापक थे, कल ही के सेशन में करवाया था, इसकी स्थापना जो है 1828 में हुई थी। स्थापना 1828 में हुई थी और ये कलकत्ता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में, ठीक है ना। अब तो कोलकाता हो गया है, कोलकाता लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है, 100 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? 101 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। और हड़प्पा सभ्यता आपके ये आपका कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद सालार मेला कहां पर आयोजित होता है? 102 नंबर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हजरत गाजी सैयद सालार जो मसूद एक महान संत थे, जो हिंदुओं एवं मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय थे। इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगती है। बहराइच, है ना, बहराइच उत्तर प्रदेश में ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से सबसे लंबी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? अभी देखिए प्रश्न हमने अभी बताया था, है ना, सबसे फीमर होती है, जांग में पाई जाती है ना। यहाँ पे आपका उरु लिखा है, जांग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसका एक नाम आपने और सुन लिया, उरु। उरु को ही हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। फीमर कहिए या उरु कहिए, ये जांग में पाया जाता है, जांग में पाई जाती है ना। छोटी हड्डी आपकी स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी,
है ना। इसका स्थापना आपकी 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ पर है इसका याद रखिएगा। अगर हम मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है ना। मुंबई में ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब सी नंबर आपका होगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है, 105 नंबर देखिए आपको बताना है। देखिए आर्टिकल जो आपका 155 नंबर है, अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 155। 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, और राज्यपाल जिस राज्य के निवासी होंगे उस राज्य के राज्यपाल कभी नहीं बनाए जा सकते। ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति जी मेहरबान हैं तब तक रहेंगे, और राष्ट्रपति मेहरबान कब तक रहेंगे, जब प्रधानमंत्री की इच्छा होगी। प्रधानमंत्री जी कहेंगे राष्ट्रपति जी से कि ऐसा है इन राज्यपाल काम सही नहीं करेंगे, इनको हटा दो, तो हटा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5 साल इनका फिक्स ही हो, है ना, प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। 105 नंबर का मुख्यमंत्री, अरे राज्यपाल है ना, तो राज्यपाल तो मुख्यमंत्री कैसे हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 155 में कौन करता है, राष्ट्रपति तो करता है ना, राष्ट्रपति तो करता है। तो राष्ट्रपति करेगा तो फिर इन्हीं के प्रति उत्तरदायी होंगे ना। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 106 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है पंचायती राज विषय है। 106 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, पंचायती राज विषय आपका राज्य सूची का है। 106 नंबर का यहाँ पर आपका सी होगा। इसका जो पंचायतों का कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 40, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर 40 होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे, सेवानिवृत्त जो जज होते हैं आपके, उनकी आयु पूछा गया है 107 नंबर का, तो ये आपकी है 65 वर्ष, है ना। 65 वर्ष है यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या होगा, 65 वर्ष आपको लगा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। 108 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1858 में किया गया था, याद रखिएगा 1858 ईस्वी में किया गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1858 में क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कानून जो है आपका, जब ये 1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ, उसी के बाद 1858 में जस्ट एक साल बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा एक पारित कानून लाया गया, जिसमें बताया गया कि भारत में जो शासन करने का अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। मतलब ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है, 109 नंबर बताइए। देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका है शुक्र है, ठीक है ना, शुक्र है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। देखिए म्यांमार से नहीं लगती है, यहाँ पर 110 नंबर का आपको कमेंट करना है, कमेंट करते रहिए। हाँ यहाँ पर देखिए काफी लोगों के जवाब सही आ रहे हैं। चलिए 110 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, मेघालय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, बिल्कुल सही है ना। मेघालय, मेघालय की जो है, म्यांमार से पूछेगा तो माँ मेघालय, ठीक है ना, म्यांमार मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिए 111 नंबर का कमेंट करना है। हाँ 111 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। कह रहे हैं 111 नंबर का जवाब होगा ए नंबर, कौशाम्बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल और बिहार में कब लागू हुई। देखिए अंग्रेजों ने भू राजस्व की उगाही के लिए उन्होंने क्या किया कि 1793 में, ठीक है ना, 1793 में स्थायी बंदोबस्त एक व्यवस्था लागू कर दिया। ये जो व्यवस्था थी आपकी बंगाल बिहार आदि क्षेत्रों में लागू थी। और ये प्रश्न एक बार और पूछा गया था कि स्थायी बंदोबस्त जो है आपका 1793 में लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, स्थायी बंदोबस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक राज्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, आपके दिमाग में आ गया होगा। एक से अधिक का मतलब दो दो राज्यों की है। पंजाब की राजधानी की बात करेंगे चंडीगढ़ है, आपकी हरियाणा की राजधानी की बात करेंगे तो भी आपकी चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर, चंडीगढ़ खुद में अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी आपका है। अगला प्रश्न है, कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। देखिए निष्क्रिय गैसें जो आपकी होती है, नोबल गैसें, इन्हीं को आप कहते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब आपकी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 114 नंबर में, तो यहाँ पर आपका आर्गन होगा। आर्गन क्या है, सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है ना। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, वो आपकी है आर्गन। 114 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा।
हाँ बिल्कुल, आर्गन सबसे ज्यादा, इसके बाद आपका नियान है, फिर जेनान है, फिर हीलियम, फिर इस तरीके से आपके हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्टिकल 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? 115 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। संविधान का भाग नंबर आपका ये कहता है, कौन सा भाग कहता है? 18वां भाग, है ना। 18वां भाग में ही तो है आपका 3 प्रकार के आपातकाल शामिल हैं संविधान के नंबर भाग में। पहला आपका 352 है, फिर 356 है, फिर 360 है। 3 आपातकाल हैं आपके, भाग नंबर 18 में बताया गया है, पढ़े भी होंगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है अलागू आपात स्थिति के दौरान, देखिए राष्ट्रीय आपात एक राष्ट्रपति शासन होता है 356 वाला। जब राज्य में क्या होता है ना, सरकार जब मान लीजिए नहीं चल पा रही, तब ये राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन। ये आपका राष्ट्रीय आपात है और ये आपका वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात अभी तक तो देश में एक बार नहीं लगा है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 115 नंबर का बताया जा रहा है, मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार आपके क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपात यानी 352 में। ये अब तक 3 बार लग चुका है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है, और यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, और यार ये भी याद रखिएगा 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब आपके हो जाते हैं। हाँ सब निलंबित होंगे 20 और 21 को छोड़कर। अगला प्रश्न है हमारा 116 नंबर, पंपास चारागाह कहाँ पर अवस्थित है? 116 नंबर, पंपास कली के क्लास में कराया था, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 117 नंबर देखिए आपको बताना है। तो अगर हम 2011 की अगर बात करेंगे तो सबसे लिंगानुपात आपका यहाँ पर कौन सा है, बताइए। सबसे कम देखिए आपको बताना है 117 नंबर का, यहाँ पर हरियाणा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, किसी वस्तु की विराम अवस्था को, यहाँ पर रिक्त स्थान है, चाल की अवस्था माना जाता है। किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था, है ना, शून्य चाल की अवस्था माने, क्योंकि विराम का मतलब ही होता है जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ग्रहों की गति से संबंधित नियम को क्या कहा जाता है? 119 नंबर में आपको बताना है। तो ग्रहों की गति से संबंधित जो आपके नियम दिए गए थे, ये आपके कैपलर के नियम दिए गए थे, कैपलर का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? बहुत बार करवा चुके हैं, ये अकबर ने प्रारंभ करवाया था, अकबर, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा। किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता था? 121 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो ये कहा जाता था आपके, हाँ, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखिए वो ब्रिटिश संसद में एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले प्रथम एशियाई भी थे, ये भी आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? 122 नंबर में देखिए आपको बताना है, इनमें से कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की, देखिए राजधानियां हैं, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर सही है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, आंध्र प्रदेश की अब देखा जाए तो अमरावती हो गई है, ठीक है ना, अमरावती हो गई है। अब तेलंगाना की राजधानी आपकी क्या है? हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश की हैदराबाद ही हुआ करती थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे शिमला है, ठीक ना, अब हिमाचल प्रदेश की शिमला है। तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले वाली राजधानी मान के चले हैं, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा, इसको भी सही करना पड़ेगा, इसको भी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की शिलांग नहीं होती, शिलांग होती है मेघालय की, ठीक है ना। शिलांग किसकी होती है? मेघालय राज्य की होती है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपको लगा के आना होगा। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश की पहले आपकी हैदराबाद हुआ करती थी ना, तो उन्होंने क्या किया कि पहले वाला इन्होंने ऑप्शन मान के चले, तो इसलिए इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अब करंट में है ना, अब 2 ऑप्शन अगर ज्यादा मैच कर रहे हैं तो फिर आपको प्रेफरेंस जो है हिमाचल प्रदेश को ही देना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ए नंबर लगाएंगे तभी आपका सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एमडीआई का पूरा नाम क्या है? एमडीआई, देखिए एमडीआई का पूरा नाम होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, है ना, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका विकल्प होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा हुआ प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हुए कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है ना। यहाँ पर देखिए एक 24 नंबर को बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डॉट मैट्रिक्स,
है ना। डॉट मैट्रिक्स जो आपका है ना, ये गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? देखिए आपने देखा भी होगा 125 नंबर, ये आपका होता है, हाँ, फैक्स मशीन, है ना। फैक्स, अब तो आजकल लोग फैक्स कम करते हैं, व्हाट्सअप और इन्हीं मेल वगैरह कर देते हैं। ये फैक्स मशीन होती है। फैक्स मशीन में क्या होती है, जो यहाँ से आप भेजेंगे ना, थोड़ी देर में वहाँ पे उसी मशीन में वहाँ पर पहुँच जाता है। ये फैक्स मशीन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो देखिए, विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला और विक्टोरिया मेमोरियल। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है ना। देखिए, विश्वनाथ मंदिर आपका है वाराणसी में आपका है, अस्सी घाट भी आपका है, आगरा किला तो जानते ही हैं, है ना। ये सब कहीं ना कहीं आपके यूपी से संबंधित है। लेकिन जो विक्टोरिया मेमोरियल है, विक्टोरिया जो मेमोरियल है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, यानी कोलकाता में है, ठीक है ना। कोलकाता में ये आपका है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, इसमें आपको बताना, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? 187 नंबर, ये आपका उत्तर प्रदेश में आपका शहर कौन सा है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में आपका मुरादाबाद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? 128 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है और बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ, यहाँ पर आपकी कितनी मिलियन थी? 200 मिलियन, हाँ ना, लगभग आपका 200 मिलियन। 200 मिलियन आपका आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 128 नंबर का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, 1 मिलियन और बिलियन में अंतर होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 बिलियन में आपके होते हैं 100 करोड़ होते हैं। 100 करोड़ यानी 1 अरब। 1 बिलियन का मतलब 1 अरब होता है और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो बिलियन और मिलियन में अंतर समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना। 129 नंबर का देखिए कमेंट करना है, आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? 129 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है। देखिए, अबुल फजल अकबर का वजीर था और अकबर के शासनकाल में अकबर ना, ये तो बिल्कुल बात सही है। राजा मानसिंह अकबर का वित्त मंत्री था। देखिए, यहाँ पर जो राजा मानसिंह लिखा हुआ है ना, राजा मानसिंह अकबर का वित्त मंत्री नहीं था, ये तो गलत है ना। मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात सही है, लेकिन वित्त मंत्री नहीं था। तो यही वाला आपका क्या है, यही वाला आपका प्रश्न जो होगा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। बाकी आपके सब खाएंगे। यहां से हमको आंसर अगर पता चल गया कि बी वाला है गलत, तो इसी को टिक कर दीजिए, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया। देखिए, अभी पीटी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया, समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? आपकी 24 है, ठीक है ना। अभी हाल ही में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का मानक समय यहाँ पर मेरिडियन कौन सा है? 131 नंबर का देखिए कमेंट करना है। भारत का जो मानक समय है आपका मेरिडियन आपका है 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब क्या है, देशांतर ईस्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री का पर्वत शिखर नहीं है? 132 नंबर में देखिए आपको जवाब देना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए, 132 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। 132 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं सी नंबर होगा, नाग टिब्बा, है ना। महान हिमालय या हिमाद्री का पर्वत शिखर नहीं है। बाकी देखिए कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी सब है, लेकिन जो नाग टिब्बा है ना, ये आपका नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये लघु हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से में स्थित है आपका नाग टिब्बा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? ऑप्शन आपके दिए गए, कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? देखिए, अकाबा की जो खाड़ी है ना, भारतीय क्षेत्र में आपकी स्थित खाड़ी नहीं है। यह लाल सागर के उत्तर में स्थित खाड़ी है, ठीक है ना, लाल सागर के उत्तर में स्थित है। तो इसलिए आपको लगाना पड़ेगा आंसर आपको अकाबा की खाड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ठीक है, यूरोपीय देश की अगर हम बात करेंगे, बुल्गारिया, सूडान, बेनिन और घाना। 134 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बुल्गारिया बिल्कुल सही है। बुल्गारिया आपका क्या यूरोपीय देश है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल सही है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के ने
मतदान की जो उम्र है आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, तो ये आपका किया गया था, याद रखिएगा। आपका आंसर बताइए क्या होगा? ये आपका 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन आपका 1989 में आपका हुआ था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 35 नंबर का एक आपका डी नंबर सही होगा। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? देखिए, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है ना? ये सब कानून के बारे में पता ही होगा। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है, और राज्य सूची में केवल राज्य। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात देश में लग जाता है तो उसमें आर्टिकल 249 का प्रयोग करके केंद्र सरकार भी राज्य सूची में कानून बना सकती है। वो राज्य सूची कानून सिर्फ 1 साल तक ही मान्य होता है। 136 नंबर बताइए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है ना, ये आपका संघ सूची का विषय नहीं है, ये आपका राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का है, ठीक है ना? ये आपका राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही होगा। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, 137 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे आपका बैकेलाइट है और मेलामाइन है। ये सब एग्जाम्पल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। तो ऑप्शन नंबर आपको लगा दीजिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया था? 1943 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया था 138 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। हाँ, बताइए। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे तो एडवर्ड एडेलबर्ट, है ना? और डोइजी, इनका पूरा नाम था एडवर्ड एडेलबर्ट डोइजी। डोइजी इन्होंने लिख रखा है लास्ट नाम। और दूसरा इनका नाम था, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हेनरी कार्ल पीटर डैम। हेनरी कार्ल पीटर डैम, डैम लिखा हुआ है। तो आपको डोइजी एंड डैम, इतना बड़ा नाम तो आप वैसे भी भूल जाएंगे एग्जाम में। तो आपको सिर्फ शॉर्टकट ही याद रखना है, डोइजी और डैम। कभी इसका बड़ा नाम लिखा होगा तो उसमें लास्ट में आपका डोइजी और डैम जरूर दिया होगा। दोनों देखिए डी से शुरू है ना? डी से शुरू है, डा से शुरू है। तो डोइजी एंड डैम याद रखेंगे। विटामिन के का आविष्कार किया था और नोबेल पुरस्कार आपका मिला था 1943 में। तो इससे आपके दो प्रश्न बन सकते हैं, विटामिन के का आविष्कार किसने किया और नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1943 में दिया गया। इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्स मास किताब के लेखक कौन है, कौन थे? यहाँ पर देखिए 139 नंबर का जवाब देना है। हाँ, इसके लेखक हैं आपके शंकरन नायर, है ना? के शंकरन नायर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 139 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किससे संबंधित है? 140 नंबर बताइए। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। इटावा घराने से संबंधित है। इटावा में जब हुआ है तो इटावा घराने से संबंधित होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर आपको लगा देना है 140 नंबर का यहाँ पर।